हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनुजगर कोचिंग। आज हम जिस लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है करंट इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी। आज हम करंट इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे। वर्ल्ड में क्या चल रहा है इसको डिस्कस करेंगे। ऑयल प्राइजेस हमारे लिए फॉर्चुनेटली रोज रोज गिरती चली जा रही हैं, जो कि 115 पर डॉलर से गिर के $32 पर बैरल हो चुकी हैं। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, वो है कुछ ऐसे मॉडल्स जो कि पूरे विश्व ने अपनाए हैं। तो उन मॉडल्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में वो दोनों मॉडल्स कैसे महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की हेल्प करने के लिए, जो कि लगभग हर देश ने अपनाए हैं। तो उन दो मॉडल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑयल पॉलिटिक्स को पढ़ के, या अभी क्या चल रहा है ऑयल की प्राइसेस के रिस्पेक्ट में, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी पहली इमेज को देखते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ऑयल की प्राइसेस लगातार कम होती चली जा रही हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो लगभग ऑयल की प्राइस $115 पर बैरल के आसपास थी। लगातार ऑयल की प्राइसेस कम होती चली गई और लगभग आज की स्थिति में अगर देखा जाए, करंट स्थिति देखी जाए, तो लगभग $115 पर बैरल जो ऑयल की प्राइस हुआ करती थी, वो आज लगभग $32 पर बैरल तक पहुंच गई है। और इंडिया, क्योंकि ऑयल का सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है, बहुत ज्यादा ऑयल हम अपनी नीड का इंपोर्ट करते हैं। वो भी मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देता हूं कि हम कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इस ग्राफ को देखते हैं। तो अगर 1990 की बात करें, इस ग्राफ का टाइटल है ऑयल इंपोर्ट्स एज परसेंटेज ऑफ टोटल यूसेज। मतलब इंडिया अपनी टोटल जरूरत का कितना परसेंट ऑयल पेट्रोल को इंपोर्ट करता है। इंडिया का टोटल कंजप्शन को हमको 100% मानना है और उन 100% में से कितना ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो 1990 में हम अपनी टोटल परसेंटेज यूज का लगभग 37% विदेश से, फॉरेन कंट्री से मंगाते थे। अगर हम 2015 की बात करें तो हम लगभग अपने टोटल यूसेज का 80% बाहर के देशों से मंगाते हैं। मतलब अगर हमारा टोटल कंजप्शन ऑयल का 100 लीटर है तो उसमें से हम 80 लीटर को इंपोर्ट करते हैं। तो अभी हमारी जितनी भी ऑयल आता है या जितना भी ऑयल हमको एक साल में लगता है, उसका 80% हम इंपोर्ट करते हैं। और 2035 तक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम अपनी नीड का लगभग 93 से 95% ऑयल को इंपोर्ट करेंगे। तो इस ग्राफ से हमको यह बात समझ में आती है, विद द हेल्प ऑफ द अबव ग्राफ इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट एनर्जी नीड ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। इस ग्राफ से हमको यह बात तो पता लगती है कि इंडिया की जो एनर्जी नीड है, जो ऑयल की नीड है, या जो ऑयल इंपोर्टेड का परसेंटेज है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मतलब हमको विदेशी भंडारों पे अपने ऑयल की पूर्ति, अपने ऑयल की नीड है जो, उसको हमें पूरा करने के लिए फॉरेन पे रिलाय, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज पे रिलाय तो रहना पड़ेगा। अब उसी ग्राफ पे दोबारा चलते हैं, फिर इस ग्राफ पे दोबारा आने की कोशिश करते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस जो कि $115 पर बैरल थी, उससे $32 पर बैरल हो चुकी है। और जैसा कि हमने अभी एक ग्राफ में देखा है कि ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमको उसका पैसा या पेमेंट डॉलर में करना पड़ती है। तो जब पहले हमको जितना भी ऑयल मंगाना होता था, उसका पेमेंट $115 पर बैरल के हिसाब से करना होता था, और अब हमको उसका पेमेंट $32 पर बैरल के हिसाब से करना होता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आने वाले ग्राफ्स में हम इसको और डेप्थ से देखेंगे और देखेंगे कि इंडिया को एक साल में इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और देखने की कोशिश करेंगे कि रघुराम राजन जी ने 0.5% से इंडिया की रेपो रेट को कम किया है।
उस रेपो रेट के कम होने का कारण ऑयल की प्राइसेस से कैसे लिंक है, तो आने वाले समय में हम इसको दोबारा से देखेंगे। इसी ग्राफ पे हम वापस आते हैं और इसके नीचे जो लिखी हुई लाइन उसको पढ़ते हैं। इन इंडिया, सिंस ऑयल प्राइसेस एंड नेचुरल गैस प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द इन्फ्लेशन रेट, द लूजिंग ऑयल प्राइसेस या द लूजिंग प्राइसेस ऑफ एनर्जी कमोडिटीज विल हेल्प ए लॉट। मतलब इस लाइन का मतलब यह है कि इंडिया क्योंकि अपनी टोटल नीड का बहुत परसेंटेज ऑयल को इंपोर्ट करता है, बहुत परसेंटेज नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है, तो इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड करने में ऑयल की प्राइसेस का बड़ा योगदान होता है। वो अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमको यह समझ में आ गया है, इंडिया की ऑयल की नीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, जो कि अभी 80% है और 2035 में 92 से 95% हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात हमने जो समझी यह है, ऑयल की प्राइसेस लगातार गिरती चली जा रही हैं। अब हम इस ग्राफ पे चलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड ऑयल कंजप्शन 1980 से लेके 2030। अगर हम देखें तो आज 2015 के आसपास इंडिया का कंजप्शन यहां पे है और 2030 में बढ़ता चला जा रहा है। चाइना का कंजप्शन बढ़ता चला जा रहा है, यूएस का कंजप्शन बढ़ता चला जा रहा है। मतलब हर देश का ऑयल का कंजप्शन लगातार बढ़ता चला जाएगा, ऑयल की नीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। इंडिया अभी लगभग 2.5 मिलियन बैरल ऑयल पर डे यूज करता है। 2030 में यह लगभग 100% से ग्रो के 2.4 का 100% 4.8 है, तो 2.4 के 100% मतलब 4.7 लगभग दुगना ऑयल कंजप्शन इंडिया का पर डे में होने वाला है। तो ऑयल की डिमांड तो बढ़ रही है। इस ग्राफ पे हम दोबारा आते हैं। इस ग्राफ में हमने देखा कि कैसे ऑयल की प्राइसेस 2014 से नवंबर से $115 पर बैरल थी, वो $32 पर बैरल तक कैसे पहुंच गए। लेकिन हमको इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि आखिरकार ये ऑयल की प्राइसेस इतनी कम हो गई, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो हम थोड़े दिनों पहले एक मैगजीन में छपे हुए इस आर्टिकल को पढ़ने में कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स बिहाइंड लोअर ऑयल प्राइसेस। इसको हम पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या राजनीति है कि तेल की कीमत कम होती चली जा रही है। स्टार्टिंग विथ सऊदी अरेबिया, द फॉलिंग प्राइस ऑफ क्रूड इज इन पार्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स कमिटमेंट टू प्रोड्यूस एट फुल टिल्ट। मतलब अगर हम ऑयल की प्राइसेस के पीछे की पॉलिटिक्स देखें, तो जो ऑयल की प्राइसेस गिर रही हैं वो दरअसल सऊदी अरेबिया के द्वारा आया हुए कमिटमेंट के कारण है। आगे पढ़ते हैं। द आइडिया इज टू फ्लश आउट द वीकर प्रोड्यूसर्स इन अमेरिका शेल ऑयल इंडस्ट्री एंड एल्सवेयर। दिस इज प्रोवाइडिंग ए कॉस्टली गैम्बिट। Saudi Arabia needs a barrel of oil to fetch around $85 to finance public spending and around $60 to keep its current account in balance. Yet the oil price recently fell below $36 to an 11-year low before rebounding a little. America has sustained oil production of above 9 million barrels per day, despite a sharp fall in the numbers of oil rigs, suggesting that shale firms are becoming more efficient. This week, Saudi Arabia said that it would cut local subsidies on petrol, electricity, and water in order to chip away at a budget deficit that reached 367 billion riyals, $98 billion, or 15% of GDP in 2015. The public finances of other big oil producers such as Russia and Nigeria are also under pressure. अब ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आर्टिकल पढ़ा है, इसको मैं आपको डेप्थ में समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। ऑयल की प्राइसेस जो लगातार कम होती चली जा रही है, उसके पीछे के कारण है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑयल या पेट्रोल का एक्सपोर्टर कंट्री है। ओके, सऊदी अरेबिया 2010 से हुआ क्या है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से एनर्जी मार्केट में एक क्रांति ला दी है,
जब से उसने ऑयल का, शेल ऑयल का आविष्कार करके उसका प्रोडक्शन को शुरू किया है। जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ता है या किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कांस्टेंट रहे और सप्लाई बढ़े तो रेटें गिरती हैं। सऊदी अरेबिया अमेरिका की इस हरकत को देख के, मतलब जो ऑयल लगातार अमेरिका अपना प्रोडक्शन बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, उससे रेटें डाउन हो गई हैं। जब भी कोई भी क्षेत्र में प्राइसेस डाउन होती हैं तो प्राइसेस को दोबारा से कंट्रोल करने का एक तरीका रहता है कि हम सप्लाई को कम कर दें, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस दोबारा बढ़ जाती है। सऊदी अरेबिया यह बोलता है कि मैं एक दिन में अब इतना प्रोडक्शन करना शुरू करूंगा, मैं ऑयल की सप्लाई कट नहीं करूंगा, मैं एक दिन में इतना प्रोडक्शन करना शुरू करूंगा, इतना प्रोडक्शन करना शुरू करूंगा, इतना प्रोडक्शन करना शुरू करूंगा कि जो अमेरिका की शेल ऑयल कंपनीज है वो मार्केट से पूरी तरीके से बाहर आ जाए। इस वजह से सऊदी अरेबिया नामक देश ने खुद का कबाड़ा कर लिया है, क्योंकि जब ऑयल की प्राइसेस लगातार कम होती चली जा रही हैं, सऊदी अरेबिया जो कि एक ऑयल रिच नेशन है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल रिलेशन से पैसा नहीं आता है, उनकी जीडीपी का मेन फैक्टर रहता है ऑयल। सऊदी अरेबिया जो कि एक ऑयल रिच नेशन है और उनकी मेन इनकम का स्रोत ऑयल है, अगर ऑयल की रेट से डाउन होती है तो उनके बजट पे भी बहुत बड़ा अंतर तो पड़ेगा, उनके बजट नेगेटिव में जाने लगेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया ने बोला है कि अमेरिका या जो और देश हैं जो मेरे कंपटीशन में खड़े हैं, मैं रेट इतनी कम कर दूंगा कि वो सब इस गेम से पूरी तरीके से बाहर हो जाए। इसमें हमको ये बात समझ में आती है जो अभी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है। सऊदी अरेबिया को कम से कम अपने पब्लिक को फाइनेंस करने के लिए $85 पर बैरल रेट चाहिए कम से कम ऑयल की, लेकिन अभी वो गिर के कितनी हो गई है, $32 पर बैरल। तो वाजिब सी बात है, इस पूरे गैम्बल में सऊदी अरेबिया को भी घाटा तो हो रहा है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस गिर के $32 पर बैरल हो गई, जबकि सऊदी अरेबिया को अपना बजट मैनेज करने के लिए $85 पर बैरल को करना है। अभी हमने इसी पैराग्राफ में एक और लाइन पढ़ी थी, अमेरिका एक और लाइन पढ़ी थी, दिस वीक सऊदी अरेबिया सेड दैट इट वुड कट लोकल सब्सिडीज ऑन पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इन ऑर्डर टू चिप अवे एट ए बजट डेफिसिट दैट रीच्ड अराउंड $98। तो अभी इसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया को $98 बिलियन का घाटा हुआ है, उसको मैनेज वो किस तरीके से कर रहा है, ऑयल की सब्सिडी जो वो उसके देश में देता था वो कम कर दी। मतलब पहले अगर सऊदी अरेबिया में 10 रुपए या 10 रियाल में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, तो अब वही पेट्रोल 20 रियाल में मिलेगा। ऑयल की प्राइस सऊदी अरेबिया में बढ़ा दी। वहां पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती थी, पब्लिक फंडिंग करती थी, उसको कम कर दिया। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पूरी तरीके से जो ऑयल की प्राइसेस कम हो रही है और जो सऊदी अरेबिया के बजट में दिक्कत आ रही है, वो अब सऊदी अरेबिया के जो किंग है, जो मोनार्क है, वो उसी कंट्री से लेना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिक्स हमको इससे समझ में आती है। एक और बात मैं आपको स्नैपशॉट में बता देता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा। इंडिया की ऑयल की नीड अभी 80% है, 2015 में 2035 में लगभग 95% हो जाएगी। ऑयल की प्राइस 115 से गिर के $32 पर बैरल हो चुकी है। इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है, इसलिए इंडिया को इससे फायदा तो है, लेकिन फायदा तो है, नुकसान भी है, उसको हम आगे देखेंगे। और हमने ये पढ़ा, सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से जो अदर ऑयल प्रोड्यूसर है उनको गेम से बाहर करना चाहता है, इसलिए ऑयल की प्राइस को वो कम अभी मेंटेन करा हुआ है और ऑयल की प्राइसेस लगातार डाउन होते चले जा रहे हैं। अब हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो हमको डेप्थ में यह पढ़ाएगा, क्योंकि हम जब एग्जाम दे रहे हैं तो सऊदी अरेबिया के बारे में हमने पढ़ा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि $32 पर बैरल हो चुकी है, लेकिन हमको इस बात में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि इंडिया को इससे किस तरीके से फर्क पड़ा और इंडिया को इसको किस तरीके से प्रॉफिट हुआ। तो अगली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे गेम में इंडिया को किस तरीके से फायदा हो रहा है। तो अगले ग्राफ को हम देखते हैं। तो देखते हैं 2014-15 में
जब ऑयल की प्राइसेस $115 पर बैरल थी, तब इंडिया का जो इंपोर्ट बिल आता था, मतलब एक साल का पूरा पैसा जो इंपोर्ट करते थे, वो हमारा इंपोर्ट बिल कितने का आता था? 6.87 लाख करोड़ रुपए, जब ऑयल की प्राइस $115 पर बैरल थी। 2015-16 में जब ऑयल की रेट गिर के $55 पर बैरल हो गई, आज $32 पर बैरल है, उस समय $55 पर बैरल थी, तब हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट बिल था वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से गिर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ा बहुत अंतर इनमें 1000 करोड़ों का हो सकता है, ये सभी अप्रोक्सीमेट फिगर है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। और अगर आज के रेट के हिसाब से हम देखें, आज की रेट कितनी है? $32 पर बैरल। तो आज के रेट के हिसाब से लगभग 287 लाख करोड़ रुपए, 287 लाख करोड़ रुपए का अंतर पड़ रहा है। जहां हमको ऑयल की प्राइस जब $115 पर बैरल थी, हमको इतना पेमेंट ऑयल का करना पड़ता था, अब हमको 3.05 लाख करोड़ रुपए ही पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इससे इंडिया को फायदा तो हुआ है। इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ है वो हम इस ग्राफ से समझेंगे, और पूरी की पूरी जो मोदी सरकार की नीति है वो ये ग्राफ हमको आसानी से समझा देता है। इसको समझते हैं। उससे पहले इसकी लिखी हुई, मैं ये आशा करके और मान के चल रहा हूं आप इस लेक्चर को सीरियसली ले रहे होंगे और इसके नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि तो आप नोट्स प्लीज बनाते चलिए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इन डॉलर पर बैरल चेंज इन द क्रूड ऑयल इंपैक्ट्स द नेट इंपोर्ट बिल बाय ₹3513 करोड़ और $0.54 बिलियन। इसका मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में जब भी ऑयल की प्राइस $1 से कम होती है तो इंडिया को लगभग 3500 करोड़ रुपए का फायदा होता है। हमारे बजट में 3500 करोड़ रुपए बचते हैं। एंड डॉलर पर बैरल चेंज इन द क्रूड प्राइस इंपैक्ट्स द नेट इंपोर्ट बिल बाय ₹3513 करोड़, आधे बिलियन का फायदा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इन पूरी पॉलिटिक्स से हमको लर्निंग लेनी है वो है इंडिया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो। तो उस पॉलिसी को हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे गेम से इंडिया को क्या फायदा हुआ है। तो इस ग्राफ का टाइटल है ऑन टारगेट फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट आप सभी लोग जानते हो, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट पे क्या असर पड़ा है वो देखते हैं। 2008-9 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 6% ऑफ जीडीपी था, मतलब हमारा राजकोषीय घाटा 6% था जीडीपी का। मतलब अगर टोटल 100 करोड़ रुपीस है तो उसमें से 6 करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट होता था। 2009-10 में फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 6.5% हो गया। 2010-11 में फिस्कल डेफिसिट 4.8%, 2011-12 में 5.7%, और अगर आप देखोगे तो लगातार 2011-12 के बाद फिस्कल डेफिसिट कम होता चला गया, और आज के समय में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया है 2017 तक का वो है 3%। अब अगर हमको ये समझना है कि फिस्कल डेफिसिट कम क्यों होता चला जा रहा है, उसका कारण ऑयल की प्राइसेस का गिरना है। क्योंकि जब ऑयल की प्राइसेस गिरी तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होता चला जा रहा है। जब हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ तो हमको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, हमारे फिस्कल रिजर्व्स बच रहे हैं, हमारे पास पैसा बच रहा है। इसी कारण से लगातार हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होता चला जा रहा है। अभी टारगेट है 3% ऑफ जीडीपी इन द ईयर ऑफ 2016-17। वी होप वी विल अचीव इट। लेकिन क्या इतना ही हुआ है क्या? इससे कोई और भी चीज इंपॉर्टेंट पता चलती है क्या, उसको देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के पीछे आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑयल की प्राइसेस यदि इतनी कम हो गई हैं, अगर ऑयल की प्राइसेस
12 साल पहले जितनी हो गई है, मतलब आज से 12 साल पहले जितनी थी उतनी हो गई है, 2004 में जितनी थी उतनी हो गई है। तो हमें ऑयल उतने रुपए का क्यों नहीं पड़ रहा? आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है? तो उस पॉलिसी को हम समझेंगे, उसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन है, अगर ऑयल की प्राइसेस जिस रिस्पेक्ट में गिर रही हैं, हमें उस रिस्पेक्ट में फायदा नहीं हो रहा एक एज एन इंडिविजुअल, उसको देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है वो देखते हैं। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी पॉलिसी आपको बता देगा, वो ये है, गवर्नमेंट शुड नॉट रन प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट पहला। दूसरा, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू रिवाइव प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन को दोबारा से पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, ये प्रो साइक्लिकल पॉलिसी क्या होता है वो समझते हैं। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी अधिकतर सोशलिस्ट कंट्रीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज, समाजवादी देश, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं अपनाती हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी क्या होती है? प्रो साइक्लिकल पॉलिसी का मतलब होता है, जब हमारे अच्छे दिन चले, अच्छे दिन चले से मेरा मतलब क्या है? ग्रोथ अच्छी हो, फिस्कल डिसिप्लिन हो, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा ज्यादा ना हो, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस से अच्छी हो, प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो, रिसेशन में ना हो, ये सारी चीजें, और जीडीपी ग्रोथ अल्टीमेटली अच्छी हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चले, इंडस्ट्री वगैरह अच्छी चले। तो जिस समय हमारे अच्छे दिन हो, गवर्नमेंट हमारी सोशलिस्ट कंट्री है, हमारा देश सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी देश है और लोकतांत्रिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है। तो जब अच्छा चले, सरकार, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको एक इजी एग्जांपल देके समझाता हूं, सरकार खुश हो गई। सरकार खुश क्यों हो गई? अब मेरी इनकम अच्छी हो रही है टैक्सेस से, भारतीय बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, सब्सिडी देना ज्यादा चालू कर देता हूं, मेरे लोगों को भी फायदा करवाता हूं। सरकार की मंशा ये हो गई। जैसे ही अच्छे दिन चले, सरकार ने सोचा अब मैं पूरी जनता, मैं एक समाजवादी देश हूं और अब मैं पूरी जनता के लिए यह करने वाला हूं कि मैं अपने लोगों को भी प्रॉफिट कराऊंगा। सरकार की मान लीजिए इस तरीके की थिंकिंग हुई। तो जब अच्छे दिन चले, तब सरकार टैक्स को कम कर दे, सब्सिडी देना ज्यादा शुरू कर दे। इस पॉलिसी को बोलते हैं प्रो साइक्लिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब मैं एक और बार समझा रहा हूं आपको। जब अच्छे दिन चले, सब कुछ अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, जीडीपी ग्रोथ हो, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे, सब जब सब कुछ अच्छा चले, तब गवर्नमेंट क्या करती है सोशलिस्ट नेशन में? स्पेंडिंग ज्यादा करना शुरू कर देती है, मतलब सब्सिडीज में, और टैक्सेस कम कर देती हैं। तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है, इनकम अच्छी हो रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम प्रो साइक्लिकल पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, जीडीपी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, इंडिया रिवाइवल की तरफ है, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, मैं आज आपसे इसलिए बोल रहा हूं हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि अभी वर्ल्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। चाइना में उतने अच्छे हालात अभी नहीं है। सऊदी अरेबिया, अगर मिडिल ईस्ट देशों की बात करें तो पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है। अमेरिका लगभग 2% से आसपास से ग्रो कर रहा है। यूरोजोन के भी उतने अच्छे हालात नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम इतना अच्छा शो कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं इसी कारण से मैं बोल रहा हूं हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम प्रो साइक्लिकल पॉलिसी नहीं अपनाएंगे।
इसको अब अपन कनेक्ट करके देखते हैं। अभी हमारे यहां पे ऑयल की प्राइसेस डाउन हुई, इंटरनेशनली हुई, हमें बड़ा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, टैक्सेस कम कर दो, सब्सिडी देना शुरू कर दो। तो फिर ये जो इतना सारा पैसा बचा है, या तो आप इससे सब्सिडी ले लो या इसको गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में लगा दे। इससे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, इससे गवर्नमेंट रेलवेज बना दे, इससे गवर्नमेंट अच्छी बुलेट ट्रेन्स बना दे। दो ही चीजें हो सकती हैं। आप सिंगल टाइम पे गवर्नमेंट से दो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहली चीज आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो, अच्छे दिन चल रहे, हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन कम हो जाए, सब्सिडी ज्यादा देना शुरू कर दे। या तो स्वयं का हित या देश हित क्या बोलता है, कोई बात नहीं, टैक्स जितना है उतना, सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मोदी जी की मुहिम पे गैस सिलेंडर की सब्सिडी त्यागी, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि अल्टीमेटली जो पैसा है वो देश की काम आना है। तो दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो हम स्वयं का हित देखते हुए सब्सिडीज के चक्कर में पड़ के जो ऑयल की प्राइस कम हुई है, प्रो साइक्लिकल पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमको सब्सिडी देना शुरू कर दे और टैक्स का बर्डन हम पे से कम कर दे, या ये जो पैसा बचा है उसको गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके लगाए। समझ में आया? तो हम दो चीजों को एक साथ एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते कि सब्सिडी भी दे और टैक्स का बर्डन भी कम कर दे और डेवलपमेंट भी करे। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की पॉलिसी वो हमने पढ़ लिया, उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है। वो स्ट्रेटेजी ये है, नो प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। चलिए 2 मिनट में पूरा रिव्यू लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा है। हमने ये देखा इंडिया की ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑयल की प्राइसेस कम हो रही है, इंडिया को फायदा है, इंपोर्ट बिल पे फायदा होगा। $1 कम हुई तो लगभग 3513 का फायदा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से ऑयल की प्राइसेस कम होने के कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होता चला जा रहा है, और हमारी गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट को टारगेट किया है वो 2016-17 के लिए 3% है। फिर हमने ये देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल भी प्रो साइक्लिकल पॉलिसी को अपनाना नहीं चाहती है। इससे बढ़ के हमको कुछ समझना है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इन पूरी डिस्कशन से समझाना चाहता हूं, उसको डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। ये ग्राफ हमने थोड़ी देर पहले देखा था और इसमें हमने एक चीज को पढ़ा था। इन इंडिया, सिंस ऑयल प्राइसेस एंड नेचुरल गैस प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग द इन्फ्लेशन रेट, द लूजिंग प्राइसेस ऑफ एनर्जी कमोडिटीज विल हेल्प ए लॉट। मतलब इंडिया में ऑयल की प्राइसेस जब कम होती हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। यह बात हमको समझ में आई। ये काफी डेप्थ का डिस्कशन है, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम यही डिस्कशन करेंगे, इसी पॉइंट को समझेंगे। ऑयल की प्राइसेस जब कम होती है तो इंडिया में इन्फ्लेशन पर बड़ा असर तो पड़ता है। ऑयल की प्राइसेस कम हुई, इंपोर्ट बिल कम हुए, इन्फ्लेशन कम हुआ। इन्फ्लेशन जो हमने 5.6% के आसपास सोचा था कि 5.6% के आसपास टारगेट किया था, उस ग्राफ को अब हमको देखने का समय आ चुका है। मैं आपको एक और ग्राफ को बताना चाहता हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ऑयल की प्राइसेस लगातार कम होती गई, उसका रघुराम राजन ने जो 0.5% रेपो रेट कम करी, उसका कनेक्शन क्या है, वो हम कनेक्शन समझते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट हमने जो टारगेट की थी, उससे किस तरीके से वो पूरा मैटर चला है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। तो इस ग्राफ का टाइटल पढ़ते हैं। इस ग्राफ का टाइटल है रियलिटी चेक, इन्फ्लेशन परसेंटेज, टारगेट रेंज और टारगेट रेट, कोर रेट। ये 3-4 चीजें हैं। बहुत ही शानदार ग्राफ है। इस ग्राफ से आपको वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देने का मैं प्रयास करता हूं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। टारगेट रेंज है व्हाइट बार से, टारगेट रेट है ब्लू बार से, और कोर रेट ऑरेंज से है या रेड से है।
अब इनका मतलब समझते हैं। इन्फ्लेशन परसेंटेज मतलब कौन सा देश कितनी रेट टारगेट कर रहा है, वो ब्लू बार से दिख रहा है। और कोर रेट मतलब जो है, जो एक्चुअल स्थिति है, वो कोर रेट है, वो ऑरेंज से है। वो दोनों चीजों को अब देखते हैं। तो रशिया ने अपना इन्फ्लेशन रेट को करा है टारगेट कि लगभग 5% के आसपास इन्फ्लेशन रहे, जबकि है कितना 16%। तो ये तो काफी खतरनाक स्थिति है। मतलब अगर 2015 में रशिया में एक कोलगेट की प्राइस 100 रुपए है, तो 2016 में उसकी रेट 116 हो जाएगी। पहले कितनी एक्सेप्ट कर रहा है रशिया? 105। 5% मतलब 5 रुपए 100 रुपए में 16%। तो रशिया में इन्फ्लेशन हाई चल रहा है। ब्राजील की क्या स्थिति है? तो ब्राजील ने जो अपनी टारगेट रेंज सेट की है वो लगभग 3% से 7% है। ब्राजील भी अपनी टारगेट रेंज के बाहर चल रहा है। देखो इससे हमको कैसे, पूरे ग्राफ को हमको कैसे समझना है। ऐसे देश जिनमें ब्लू लाइन से आगे रेड डॉट है, उनमें सब में इन्फ्लेशन टारगेट रेट से हाई चल रहा है। ब्लू लाइन से आगे रेड, इन्फ्लेशन एक्सेप्टेड से हाई। व्हाइट से आगे रेड, इन्फ्लेशन हाई। ब्लू से आगे रेड, इन्फ्लेशन हाई। व्हाइट से आगे रेड, इन्फ्लेशन हाई। साउथ अफ्रीका व्हाइट के अंदर है, टारगेट रेंज के अंदर है। चिली में ब्लू से आगे है, टारगेट रेंज के अंदर है। इंडिया में ब्लू के अंदर है, मतलब इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम जरा यूएस की, ब्रिटेन की, चाइना की, जापान की स्थिति को देखते हैं। देखिए इन्फ्लेशन को हम दो रिस्पेक्ट से देख सकते हैं। इन्फ्लेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमको दो रिस्पेक्ट में उसको देखना पड़ता है, डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन। डेवलपिंग नेशन में इन्फ्लेशन रेट को इस हिसाब से टारगेट किया जाता है कि कम से ज्यादा इतनी रेट इन्फ्लेशन की हो। मतलब जैसे इंडिया ने फिक्स करी अगर 6%, तो डेवलपिंग नेशंस की मानसिकता यह रहती है कि 6% से ज्यादा ना बढ़े। आया समझ में? 6% के अंदर ही रहे, ज्यादा से ज्यादा 6% हो। अगर हमने 6% टारगेट की तो डेवलपिंग नेशंस की मानसिकता क्या रहती है? ज्यादा से ज्यादा 6% हो। इसी चीज को अगर मैं डेवलप्ड नेशंस के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये मैंने जो टर्म बोला था ज्यादा से ज्यादा, उसको हम कम से रिप्लेस करेंगे। अगर अमेरिका या ब्रिटेन या जापान या डेवलप्ड नेशन, विकसित देशों ने इन्फ्लेशन रेट 6% टारगेट की, तो वो ये चाहते हैं कम से कम 6% रहे। इंडिया ने 6% टारगेट की तो इन्फ्लेशन की रेट ज्यादा से ज्यादा 6% हो, उससे कम बहुत बढ़िया। डेवलप्ड नेशन ने 6 टारगेट की, यूएस ने 6 टारगेट की, कम से कम 6, उससे ऊपर ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, उससे ऊपर हुआ नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि डेवलप्ड नेशन में डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, इस रिस्पेक्ट में इन्फ्लेशन को वो कम से कम टारगेट करते हैं। मतलब डेवलप्ड देश इस ग्राफ के हिसाब से ये चाहेंगे कि उनकी टारगेट रेंज अगर ब्लू बार है तो गलती से उसके अंदर रेड डॉट ना आ जाए, क्योंकि कम से कम उसके अंदर आ जाए तो समस्या हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं। और डेवलपिंग नेशन क्या चाहेंगे कि जो ब्लू बार है उसके अंदर रेड डॉट आए। डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन एकदम उल्टा चाह रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अमेरिका बीइंग ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका में स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है और टारगेट रेट से कम कोर रेट है। ब्रिटेन टारगेट रेट से कम कोर रेट है। यूरोजोन टारगेट रेट से कम कोर रेट है। जापान टारगेट रेट से कम कोर रेट है। मतलब ये डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए अच्छी बात तो नहीं है कि वहां पे डिमांड इतनी नहीं है कि इन्फ्लेशन जो उन्होंने टारगेट किया उससे भी कम चल रहा है। तो इससे खतरनाक बात क्या होगी, किसी देश में डिमांड ना होना। जबकि अगर हम डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया की बात करें तो खुशी की बात यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी टारगेट की थी उसके अंदर ही हमारी इन्फ्लेशन रेट रही। अब
ये जो मैंने आपको पिछले आधे घंटे में सारी बात को समझाई है, उन सभी को एक साथ जोड़ के देखते हैं कि क्या हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इंडिया को फिस्कल डेफिसिट कम हो गया क्योंकि ऑयल की प्राइस कम हो गई। ऑयल की प्राइस कम हुई, इंडिया का बजट लगभग थोड़ा सरप्लस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब डेफिसिट कम होता चले जा रहा है, हमारे पास ज्यादा पैसा बच रहा है। जब ऑयल की प्राइसेस कम हुई, इन्फ्लेशन कम हुआ। इन्फ्लेशन कितना हो गया? जितना टारगेट था उससे कम अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। और जैसी इन्फ्लेशन कम हुआ, रघुराम राजन ने रेपो रेट को 0.5% से कम कर दिया। तो आप समझ पा रहे हो इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से इंटरमिंगल्ड है कि सऊदी अरेबिया में जो चल रहा है उससे इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। ऑयल की प्राइसेस कम हुई, फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ बढ़े, ग्रोथ ज्यादा हुई, रेपो रेट कम हो गई। रेपो रेट इसलिए कम की जाती है ताकि लोग बाग बैंकों से पैसा उधार लें। इस कंसेप्ट को समझते हैं। इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ, रेपो रेट कम हो गई। इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ, रेपो रेट कम हो गई। जब रेपो रेट कम होती है तो बैंक आपको कम पैसे में लोन देते हैं। बैंक आपको कम पैसे में लोन देंगे तो आप उनसे ज्यादा पैसा लोगे। आप ज्यादा पैसा लोगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, पहले से ही इन्फ्लेशन है और मार्केट में और पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। लेकिन जब इन्फ्लेशन कमजोर है, बैंक रेपो रेट कम करता है। बैंक रेपो रेट इसलिए कम करता है ताकि बैंक आपको लोन कम में दे। बैंक आपको कम लोन देता है तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करते हो और इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी होगी। विद दिस we come to an end for today's lecture. Hope you all enjoyed it. इनको आप पसंद कर रहे होगे and thank you for your love and support and your nicely done comments, likes, messages. Thank you for loving and supporting us. Keep loving and supporting us in the way you always do. Thank you. Keep reading. आप होंगे कामयाब।